Previous year question paper solution of code MCH016, that is inorganic chemistry second. This is your question paper. You need to answer any 5 question. Out of 7. Now discussing solutions. What are the inert and the labile complexes? Write any 4D इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन ऑफ ईच ऑफ दीज मेटल कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है, इनर्ट या फिर लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? हमें कोई भी 4D इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन देनी है इन मेटल्स के लिए. ठीक है, सबसे पहले जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होती है उसमें जो इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो आर दोज दैट अंडरगो द लीगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वेरी स्लोली. जो कि इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस वो होते हैं, मतलब वो इनर्ट होंगे तो क्या करेंगे? लीगेंड सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शंस होती हैं वो बहुत स्लोली जाएंगे. इसका मतलब है वो लोग काइनेटिकली क्या होंगे? स्टेबल होंगे. ठीक है, वहीं पे हम अगर लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो ये क्या करते हैं? अंडरगो सच रिएक्शन रैपिडली, और ये बहुत ऐसी रिएक्शंस बहुत जल्दी जाते हैं और ये काइनेटिकली अनस्टेबल होते हैं. ठीक है, जो इनर्ट और जो लेबाइल कैरेक्टर होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स का, दैट ऑफन डिपेंड ऑन द मेटल सेंटर, इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. इन चीज़ों पे डिपेंड करता है. अब देखो प्रॉपर्टी की बात करें, सब्स्टिट्यूशन रेट की अगर हम बात करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन रेट देखिए लेबाइल में फास्ट होती है और इनर्ट में स्लो होती है. ऐसी काइनेटिक स्टेबिलिटी की बात करें तो लेबाइल में अनस्टेबल होगा और इनर्ट में स्टेबल होगा. एक्टिवेशन एनर्जी लेबाइल में लो होती है और इनर्ट में हाई होती है. ठीक है, अब हमें क्या बोला था? राइट एनी 4D इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन ऑफ ईच ऑफ दिस. ठीक है, तो अब हम सबसे पहले लेबाइल की बात करते हैं. इसमें देखो डी इलेक्ट्रॉन काउंट क्या है? D1 है, D2 है, D4 हाई स्पिन दिखाएगा, D7 हाई स्पिन दिखाएगा. एग्जाम्पल की बात करी थी, इसमें हमने सबके एग्जाम्पल लिख दिए हैं. नोट्स में क्या है कि ये लेबाइल है, रैपिड सब्स्टिट्यूशन जाता है, यहाँ भी रैपिड सब्स्टिट्यूशन जाएगा. यहाँ पे D4 में हाई स्पिन होता है तो ये डिस्टोर्ट किया जाएगा जेन टेलर इफेक्ट के द्वारा, और D7 हाई स्पिन है तो ये रैपिड सब्स्टिट्यूशन जाएगा. ठीक है, अब हम इनर्ट की बात कर लें. इसमें देखिए D3, D4, D5, D6 और सब में लो स्पिन है. ठीक है, एग्जांपल्स इस सब में ये लिखने हैं. इन अब नोट्स में देखें तो इनर्ट कॉम्प्लेक्स क्या? इनर्ट कॉम्प्लेक्स स्लो सब्स्टिट्यूशन जा रहे हैं. स्ट्रॉन्ग फील्ड है, लो स्पिन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, लो स्पिन है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड है सेम इसमें. ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं करना है इसमें, सिर्फ इलेक्ट्रॉन देख लेना है आपको. और नोट्स में सीधा ये लिखना सारे मोस्टली रैपिड सब्स्टिट्यूशन जा रहे हैं और हाई स्पिन होते हैं, और जो इनर्ट वाले होते हैं वो सारे के सारे स्लो सब्स्टिट्यूशन जाते हैं. ठीक है, और लो स्पिन होते हैं और इनका स्ट्रॉन्ग भी फील्ड होता है. पार्ट बी, list the different type of octahedral substitution reaction and give a suitable example of each of these. ठीक है, हमें अलग अलग तरह की octahedral substitution reactions लिस्ट करनी है और इनका एक सुटेबल एग्जांपल देना है हर का. ठीक है, तो octahedral substitution reactions are generally classified based on the nature of the ligand exchange property. ligand exchange property के बेसिस पे हमने बेसिकली इसे क्लासीफाई किया है. इसके जो मेन टाइप्स हैं वो फर्स्ट हम बोलेंगे तो फर्स्ट है डिसोशिएटिव मैकेनिज्म. ठीक है, इन दिस पाथवे अ लिगेंड फर्स्ट एंटर्स द कोऑर्डिनेशन स्पीयर. इसमें क्या होता है? लिगेंड जो होता है वो पहले एंटर करता है कोऑर्डिनेशन स्पीयर में, वहाँ पे वो क्रिएट करेगा एक 5 बॉन्ड इंटरमीडिएट, आफ्टर विच अ न्यू लिगेंड एंटर. ठीक है, क्या करेगा? सबसे पहले लिगेंड एंटर करता है कोऑर्डिनेशन स्पीयर में, वहाँ पे वो 5 कोऑर्डिनेशन इंटरमीडिएट क्रिएट करेगा, उसके बाद वहाँ पे न्यू लिगेंड की एंट्री होती है. ठीक है, एन एग्जाम्पल इज द सब्स्टिट्यूशन, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ वाटर बाय द अमोनिया. इस एग्जाम्पल के थ्रू हम दिखा सकते हैं ये इसकी रिएक्शन हो गई. ठीक है, नेक्स्ट वन इज एसोसिएटिव मैकेनिज्म. एसोसिएटिव मैकेनिज्म में क्या होता है? हेयर द इनकमिंग लिगेंड फर्स्ट अटैच टू द मेटल सेंटर. यहाँ पे जो इनकमिंग लिगेंड होता है वो पहले मेटल सेंटर पे जाके अटैच हो जाता है और फॉर्म करता है वहाँ पे 7 कोऑर्डिनेट इंटरमीडिएट. ठीक है, डेट आर फॉलोड बाय द डिपार्चर ऑफ द एग्जिस्टिंग जो लिगेंड है वो डिपार्चर, उसका डिपार्चर हो जाएगा. एन एग्जाम्पल यहाँ इज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन लिगेंड इन बाय अ फोस्फिन. ठीक है, ये इसकी रिएक्शन दी गई है. Then third one is the interchange mechanism. Interchange mechanism क्या होता है? This is a concurrent process where a bond making and bond breaking occurs simultaneously. इंटरचेंज में क्या होता है? बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग साथ साथ होती है. ठीक है, मतलब एक साथ चलेगी.
It can be further classified into the interchange associative, where the incoming ligand has greater influence and the interchange dissociative. ठीक है, इसको हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इंटरचेंज एसोसिएटिव में, इंटरचेंज मैकेनिज्म को, जहाँ पे जो इनकमिंग लिगेंड होता है ना उसका ग्रेटर इन्फ्लुएंस होता है, और इंटरचेंज डिसोशिएटिव होता है जहाँ पे जो डिपार्चिंग लिगेंड है उनका ग्रेटर इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, हम इसमें मतलब एग्जांपल में हम ले सकते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लोराइड बाय द ब्रोमाइड। ठीक है, ये इसकी रिएक्शन है। अब देखो ये तीनों की तीनों जो मैकेनिज्म है, डिसोशिएटिव होगी, एसोसिएटिव होगी और इंटरचेंज होगी, ये एनकम्पास करते हैं द मोस्ट कॉमन ऑक्टाहेड्रल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इन द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, giving the stereochemical changes, write the possible product formed by the dissociation of the trans, also give the suitable structures of these। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, हमें एक स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज के थ्रू हमें पॉसिबल प्रोडक्ट्स बताने हैं, जो कि ये जो डिसोशिएटिव ट्रांस MLL2BX है इसके थ्रू जितने भी चेंज होंगे वो बताने हैं, और हमें इसका सूटेबल स्ट्रक्चर देना है इनका। ठीक है, तो द पॉसिबिलिटी ऑफ द अनदर 3 डिसोशिएटिव रूट मे बी देयर अनदर दैट द कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म फॉर द सब्स्टिट्यूशन ऑफ XY इन द ट्रांस, ये आप बाइडेंटेट, ठीक है, एक बाइडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट है वो रिजल्ट करता है वेयर द लिविंग ग्रुप X फ्रॉम द लिगेंड लीव कर देगा, एंड दैट द एम्प्टी स्पेस इज टेकन बाय द, एम्प्टी स्पेस किसके द्वारा ली जाएगी, जो एंटरिंग लिगेंड होगा उसके द्वारा, एंड देयर बाय द कन्फिग्रेशन इज रिटेन्ड सिंस द प्रोडक्ट लाइक द रिएक्टेंट इज, जब तक प्रोडक्ट जो है वो रिटेन नहीं हो जाता। ठीक है, जब इसमें क्या होता है, जब इंटरमीडिएट होता है वो एक ट्राइगोनल बाय पिरामिडल हो, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल विद बी के साथ इन द ट्राइगोनल प्लेन में, वहाँ पे क्या होता है, दोनों के दोनों सिस और ट्रांस रिजल्ट करेगा, और जो इनकमिंग लिगेंड होगा वो अटैक कर सकता है फ्रॉम एनी ऑफ द 3 साइड्स, किसी भी 3 साइड से ऑफ द, मतलब इनमें से किसी भी 3 साइड से ही क्या कर सकता है, लिगेंड एंटर कर सकता है। ठीक है, रिएक्ट कर सकता है, मतलब जिसमें कि 2 सीस होंगे और एक ट्रांस होगा, ये ज़्यादा फिजिबल रिएक्शन है। ठीक है, ये आपकी मैकेनिज्म दिखाई गई है इसमें सारी। अब देखो इसकी इस वाली फिगर की इसमें एक्सप्लेनेशन है। बेसिकली इसमें कुछ नहीं है, जो ए वाला है वो आपको स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट है, देन बी वाला आपका ट्रायगोनल बाय पिरामिडल इंटरमीडिएट है, थर्ड लेस लाइकली ट्रायगोनल बाय पिरामिडल इंटरमीडिएट है, जिसमें 2 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी होती है, इसमें 2 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, moving on to part B, with suitable diagram explain the bonding in the linear metal nitrosyl complexes with the sigma donor receptor and the sigma donor type of the trans ligand। ठीक है, एक्सप्लेन करना है हमें बॉन्डिंग को लीनियर मेटल नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्सेस में। जो लीनियर मेटल नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इसमें जो नाइट्रोसिल लिगेंड होता है जिसे हम NO से डिनोट करते हैं, ये टिपिकली बाइंड करता है एक मेटल के साथ इन लीनियर या फिर नियरली लीनियर फैशन में। ठीक है, क्या करेगा, नाइट्रोसिल लिगेंड जो होता है वो मेटल के साथ बाइंड करता है लीनियर या फिर टिपिकली लीनियर फैशन में विद दी MNO एंगल क्लोज टू 180 डिग्री। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा MNO मतलब हो गया, NO का मतलब क्या हो गया, नाइट्रोसिल, M का मतलब लिगेंड, इनके बीच में जो एंगल होगा वो बेसिकली 180 डिग्री का इनका एंगल होता है। जो बॉन्डिंग होती है इन कॉम्प्लेक्सेस में इज बेस्ट अंडरस्टूड यूजिंग द मोलिकुलर, हम इसे मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी यूज़ करके बहुत और अच्छे से समझ सकते हैं, जो कि कंसिडर करता है बोथ द सिग्मा डोनेशन एंड फ्रॉम, ये क्या करेगा, कंसिडर करेगा सिग्मा डोनेशन NO लिगेंड से टू द मेटल के पास, एंड पाई बैक बॉन्डेड फ्रॉम द मेटल टू द, क्या करवाएगा, ये सिग्मा डोनेशन करवाएगा NO से मेटल की तरफ, और ये पाई बैक बॉन्डिंग करवाएगा मेटल से NO की तरफ। ठीक है, नाउ डिस्कसिंग द इफेक्ट ऑफ द डिफरेंट ट्रांस लिगेंड वेयर द these sigma donor pi acceptor or the sigma donor pi donor on the bonding in the linear metal nitrogen, the overall bonding pictures जो होती है ऐसे चेंज होती है।
अब हम अलग अलग की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिग्मा डोनर लिगेंड की। इसमें एग्जांपल में NH3 और H2 आपको दिया गया है। अब इसमें क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ द प्योर सिग्मा डोनर लिगेंड ट्रांस टू NO, द लिगेंड डोनेट करेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल को वाया इट्स लोन पेयर के थ्रू यहाँ पे डोनेट करता है। ये क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को ऑन द मेटल सेंटर पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे ये करेगा पोटेंशियली एनहेंस करेगा पाई बैक बॉन्डिंग को मेटल से डी पाई ऑर्बिटल या इनटू दी सिग्मा पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ऑफ द NO लिगेंड में। ठीक है, एज ए रिजल्ट यहाँ पे क्या होता है, MNO जो होती है पाई बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथन हो जाएगी जो, और वीक हो जाएगी NO बॉन्ड एंड लेंथनिंग इट, वाइल दी MN बॉन्ड जो होती है यहाँ पे वो स्ट्रेंथन हो जाती है। इसमें हम इसके थ्रू इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अभी देखो नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है लोन पेयर मेटल को, यहाँ पे देखो NO क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है लोन पेयर मेटल को, यहाँ पे मेटल डी पाई ऑर्बिटल बैक डोनेट कर रहा है पाई स्टार ऑर्बिटल को NO में, और क्या कर रहा है इसमें सिग्मा डोनर इंक्रीज कर देता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, जो कि पाई बैक बॉन्डिंग को एनहेंस करता है। नेक्स्ट वन इज अवर सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड, दैट इज CO एंड CN माइनस। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब कोई भी ट्रांस लिगेंड जो होता है वो गुड पाई एक्सेप्टर होता है एज वेल एज पाई डोनर होता है। जब कोई भी सिग्मा मतलब कोई भी लिगेंड गुड पाई एक्सेप्टर के साथ साथ सिग्मा डोनर भी होता है, तो ये क्या करता है, ये कॉम्पीट करता है NO लिगेंड के साथ मेटल डीपाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए। यहाँ पे क्या होता है, जो मेटल बैग होते हैं वो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू बोथ द पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ द CO या फिर CN और NO के साथ। ठीक है, ये क्या करता है, ये कॉम्पिटिशन जो होता है रिड्यूस कर देता है एक्सटेंड ऑफ द पाई बैक बॉन्डिंग ऑफ NO की एक्सटेंड को रिड्यूस कर देगा, जो कि रिजल्ट करेगा एक स्ट्रोंगर NO बॉन्ड में, स्ट्रोंगर बॉन्ड लेंथ में, हाई स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी में कंपेयर टू द प्योर सिग्मा डोनर इन ट्रांस। ठीक है, ये इसका डायग्राम है। इसकी इंटरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे NO और पाई एक्सेप्टर लिगेंड जो थे दोनों के दोनों विड्रॉ कर रहे थे डी पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को। यहाँ पे लेस पाई बैक बॉन्डिंग है, NO वीकन हो जाता है, और MNO बॉन्ड जो होती है वो स्ट्रेंथन कर देती है NO बॉन्ड को। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट इसका, सिग्मा डोनर पाई डोनर लिगेंड दैट इज Cl माइनस और Br माइनस। ठीक है, देखो द पाई डोनर लिगेंड ट्रांस टू NO कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू द मेटल डी पाई ऑर्बिटल, मेकिंग दैम लेस अवेलेबल फॉर द बैक बॉन्डिंग टू NO के लिए लेस अवेलेबल बना देती हैं। दिस ये लोअर कर देगा एक्सटेंड ऑफ द पाई बैक बॉन्डिंग टू NO सिमिलरली टू द इफेक्ट ऑफ पाई एक्सेप्टर। ठीक है, बट हेयर द कॉम्पिटिशन इज फॉर द ऑक्यूपेशन ऑफ द मेटल डी पाई ऑर्बिटल रेदर देन देयर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कॉम्पिटिशन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का नहीं होता है, यहाँ पे कॉम्पिटिशन होता है जो हमारा मेटल डी पाई ऑर्बिटल है उसकी ऑक्यूपेशन का। ठीक है, ऐसा रिजल्ट यहाँ पे क्या हो जाता है, जो NO बॉन्ड होती है वो रिमेन स्ट्रॉन्ग ही रहेगी, और MN जो बॉन्ड होती है वो वीक हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ था, दो पाई डोनर लिगेंड फिल कर रहा था मेटल डी पाई ऑर्बिटल को, रिड्यूस कर रहा था उनकी अवेलेबिलिटी टू बैक डोनेट टू दी NO। यहाँ पे जो NO बॉन्ड थी वो लेस वीकेंड थी कंपेयर टू व्हेन अ प्योर पाई डोनर इज प्रेजेंट। ठीक है, ये इसकी समरी टेबल है, डायरेक्टली देख सकते हैं सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर और सिग्मा डोनर पाई डोनर। सबसे पहले देखो ये हमारे पास ट्रांस लिगेंड टाइप है, ये बैक बॉन्डिंग टू NO है, ये NO बॉन्ड स्ट्रेंथ है, और ये क्या था NO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, ये जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है इसके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हाई वीक हाई लो स्लो शेड, ये आप देख लेना। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द मैकेनिज्म ऑफ द बॉन्ड रप्चर का मैकेनिज्म यूज करके एक्सप्लेन करना है द रीअरेंजमेंट ऑफ अ सिस ए एनेंशियोमर ऑफ सिस Ma3 कॉम्प्लेक्स, कंपेयर द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन दिस केस। इस केस में क्या इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है उसको कंपेयर करना है विद दिस सिमिलर मैकेनिज्म के साथ, जो कि इन्वॉल्व कर रहा है एक सिस ए एनेंशियोमर ऑफ द सिस Mab3 कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, अब देखो इसमें हमने ये रीअरेंजमेंट ऑफ सिस एनेंशियोमर ऑफ द बॉन्ड रप्चर मैकेनिज्म दिखाया गया है, और यहाँ पे हमने रीअरेंजमेंट करवाई है सिस एनेंशियोमर की बाय द बॉन्ड रप्चर मैकेनिज्म, जो कि इन्वॉल्व कर रहा है एक स्क्वायर पिरामिडल इंटरैक्शंस इंटरमीडिएट को। यहाँ पे इंटरमीडिएट जो होते हैं फ्रॉम
ब्रेकिंग बॉन्ड बी शोन, ठीक है, ये आप देख लेना फिगर। अब देखो लेट अस नाउ फाइंड, अब हम एक्सपेरिमेंटल एविडेंस देखते हैं टू अंडरस्टैंड, इसको बेटर समझने के लिए वी हैव टू टेक द केस वेयर द कंपाउंड ऑफ द टाइप MAB3 कैन बी आइसोलेटेड इन द 4 पॉसिबल आइसोमर्स, ठीक है। अब हम लोग एक ऐसा केस देखते हैं जहाँ पे हम जो कंपाउंड है AB3 टाइप को हम उसे आइसोलेट कर सकते हैं 4 पॉसिबल आइसोमर्स में, जो कि सिस एंड ट्रांस डेल्टा एंड सिस एंड ट्रांस डेल्टा, ठीक है। सिस एंड ट्रांस डेल्टा, सिस एंड ट्रांस डेल्टा। एक्सपेरिमेंटली एविडेंस जो होते हैं ये हैव शोन सम कॉम्प्लेक्सेस ऑफ Cu3, कॉपर 3 और क्रोमियम 3 आयन के द्वारा दिखाए गए हैं, जो कि शो करते हैं स्टेबिलिटी टुवर्ड द आइसोमराइजेशन एंड द रेसिमाइजेशन के थ्रू ये क्या करेंगे, अपनी स्टेबिलिटी को शो करेंगे। ये जो कैरेक्टर है इज स्पेशलिटी ऑफ द मेन ग्रुप मेटल अदरवाइज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की तरह देखें तो सीसो जो ट्रांस आइसोमर्स होते हैं सीओ कॉम्प्लेक्स के, ये शो किए गए हैं फिगर 5.3 में, इक्वेशन 5.3 के द्वारा, जो कि सेपरेट किया जा सकता है, इसे क्रोमेटोग्राफी के थ्रू हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। देयर बाय कॉलम क्रोमेटोग्राफी में बी यूटिलाइज टू सेपरेट एनेंशियोमर्स ऑफ ईच डिस्टिरियोमर, हर एक डिस्टिरियोमर्स का एनेंशियोमर सेपरेट करने के लिए हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है डेट मे बी यूज टू फाइंड द रेट ऑफ द सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द C3R axis, real 3 axis in the cis है ना, where the mechanically यहाँ पे mechanically equivalent होता है resulting in single bond line in the NMR spectrum, ठीक है। ये आपका सिस, ये आपका ट्रांस, ये दिखाया गया है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो ट्रांस आइसोमर्स है इसमें प्रेजेंस होती है सूडो C3 एक्सिस की, मैग्नेटिकली डिफरेंट होती है, जो कि CH3 ग्रुप के, गिविंग राइज जो 3 रेजोनेंस लाइन को गिव राइज देगा। दिस इज इंडीड द केस फॉर द सिस एंड द ट्रांस आइसोमर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स, जो कि इस फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। पार्ट बी, how does the nature of the bridged ligand influence the inner sphere electron transfer of the metal complex, जो नेचर होता है ब्रिज्ड लिगेंड का वो कैसे इन्फ्लुएंस करेगा इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को मेटल कॉम्प्लेक्स में, एक एग्जांपल के थ्रू समझाना है, ठीक है। जो इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनका जो ट्रांसफर होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है टू द ब्रीजिंग लिगेंड के थ्रू, ठीक है। इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो जनरली इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन द न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर जैसे जैसे इंक्रीज होगा इनका रेट ऑफ रिएक्शन जनरली इंक्रीज होता है ब्रीजिंग लिगेंड का, ठीक है। फर्दर मोर इनका जो सब्सटीट्यूशन होती है ब्रीजिंग लिगेंड का, दैट कैन ऑल्सो अफेक्ट द रेट, सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है। जो ब्रीजिंग लिगेंड होता है दैट मस्ट हैव एट लीस्ट 2 लोन पेयर, इनके पास कम से कम 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ऑन दी सेम एटम, और ऑन दी सेम एटम पे भी हो सकता है, डिफरेंट एटम पे भी हो सकते हैं। अब देखो इसमें क्या है, ब्रिज जो है कनेक्ट कर रहा है 2 मेटल्स को, ब्रिज क्या कर रहा है 2 मेटल को यहाँ पे कनेक्शन दे रहा है। एज द यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे बल्कीनेस बढ़ती है ना आर ग्रुप की ब्रिजिंग लिगेंड में इंक्रीज होगी, वैसे वैसे इसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है मेटल आयन के साथ डिक्रीज, जैसे जैसे आपकी बल्कीनेस इंक्रीज होगी वैसे वैसे मेटल की आयन की जो कैपेसिटी है बाइंडिंग है वो डिक्रीज हो जाएगी, विच इन टर्न स्लो डाउन द ओवरऑल रेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जो कि ओवरऑल रेट जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का उसको स्लो डाउन कर देगा। अब बी क्या बोलता है, इसमें क्या होता है, ट्रांसफर कैन बी 2 स्टेप प्रोसेस फ्रॉम द मेटल टू द लिगेंड, देन ट्रांसफर जो हो सकती है वो 2 स्टेप प्रोसेस है, जैसे इसमें दिखाया गया है। इसमें क्या होता है, मेटल से लिगेंड या फिर लिगेंड से मेटल भी ट्रांसफर किया जा सकता है। दिस सर्कुमेंट द साइमल्टेनियसली रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी ऑफ द बोथ कॉम्प्लेक्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द आउटर स्फीयर के लिए जिसकी नीड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विद द हेल्प ऑफ द सुटेबल एग्जाम्पल एनी 3, किसी भी 3 एग्जाम्पल्स के थ्रू डिस्कस करना है हाउ द आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन कैन हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के सिंथेसिस में कैसे यूजफुल है, ठीक है। जो आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस होती हैं ये क्रूशियल होती हैं इन द सिंथेसिस ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, क्योंकि ये अलाउ करती हैं फॉर द चेंज ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द, ये क्या करती है मेटल सेंटर के ऑक्सीडेशन स्टेट के चेंज के लिए अलाउ करेंगे विदाउट अल्टर इट्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर को बिना अल्टर किए, ठीक है। दिस एनेबल द प्रिपरेशन ऑफ द न्यू कॉम्प्लेक्स विद द डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ये करता है एनेबल करता है प्रिपरेशन नए कॉम्प्लेक्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज के साथ, ऑफन अंडर द माइल्ड कंडीशन एंड हाई सिलेक्टिविटी, ठीक है। The process involve electron transfer between the two complex that retain their ligand and overall structure during the reaction, ठीक है। अब इसमें जो 3 रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल हैं वो है सिंथेसिस ऑफ FeCN64 माइनस फ्रॉम FeCN63 माइनस। मैकेनिज्म की बात करें, द इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द
रुथेनियम कॉम्प्लेक्स टू द आयरन कॉम्प्लेक्स विदाउट एनी लिगेंड एक्सचेंज। यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं रुथेनियम कॉम्प्लेक्स से आयरन कॉम्प्लेक्स की तरफ विदाउट एनी लिगेंड, बिना किसी लिगेंड एक्सचेंज के। बोथ दी कॉम्प्लेक्स कीप देयर ओरिजिनल लिगेंड इंटैक्ट, दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स जो होते हैं अपने ओरिजिनल लिगेंड को इंटैक्ट रखते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंस की बात करें, ये जो रिएक्शन है ये अलाउ करती है सिंथेसिस ऑफ द आयरन टू हेक्सासाइनेट कॉम्प्लेक्स की सिंथेसिस करवाएगी, विच हैज़ डिफरेंट मैग्निकल एंड द रिडॉक्स प्रॉपर्टीज कंपेयर टू द आयरन 3 प्रिकर्सर, ठीक है। अब सेकंड क्या था, सिंथेसिस ऑफ CO4NH3 होल 6 2 माइनस फ्रॉम CONH3 होल 6 3+, ठीक है। मैकेनिज्म क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ओकर होता है बिटवीन द टू कॉम्प्लेक्सेस विद नो लिगेंड एक्सचेंज और द ब्रिजिंग लिगेंड फॉर्मेशन, बोथ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर यहाँ पे रिमेन अनचेंज होते हैं। सिग्निफिकेंस की बात करें, जो आउटर स्फीयर प्रोसेस है प्रिपेयर क्या करता है, लाइबिल कॉम्प्लेक्स को इनर्ट कॉम्प्लेक्स में प्रिपेयर करता है, विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर दिस फर्दर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। Third one is the synthesis of the IrCl6 minus from IrCl6 minus। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है ये होता है विदाउट एनी चेंज इन द लिगेंड इन्वायरमेंट ऑफ द आइदर कॉम्प्लेक्स, दोनों में से किसी भी लिगेंड के इन्वायरमेंट चेंज नहीं होगा। ये जो मेथड होता है ये यूजफुल होता है फॉर प्रिपेयरिंग हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, जैसे कि ये such which are otherwise difficult to access due to their instability in the presence of the nucleophiles or the ligands। अब इनकी रिएक्शंस देखते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा था ना सुटेबल एग्जाम्पल, हमें क्या करना है, ये सारा का सारा। हाँ देखिए ये इनकी रिएक्शंस है तीनों की, फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, ठीक है। अब इसमें पूछा है आपको क्वेश्चन बच रहा है, वाई आउटर स्फीयर इज इंपॉर्टेंट फॉर सिंथेसिस। आउटर स्फीयर क्यों इंपॉर्टेंट होता है सिंथेसिस के लिए? सबसे पहले तो उसमें जो लिगेंड होता है वो इंटीग्रिटी शो करता है, सिलेक्टिविटी शो करता है, और ये माइल्ड कंडीशंस पे यूजफुल होता है, ठीक है। द कोऑर्डिनेशन स्फीयर रिमेन इंटैक्ट प्रिजर्विंग सेंसिटिविटी, या फिर बल्कि लिगेंड को प्रिजर्व करेगा। सिलेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जो होता है कैन बी टारगेटेड टू द स्पेसिफिक मेटल सेंटर विदाउट द साइड रिएक्शंस के बिना हो जाए। ऑफन माइल्ड कंडीशन के लिए क्या होता है, ये क्या करता है, जनरल कंडीशन माइल्ड कंडीशंस में ही ये रिएक्शन हो जाती है, जो कि मिनिमाइज कर देता है डिकम्पोजिशन को या फिर अनवांटेड लिगेंड के एक्सचेंज को, ठीक है। ये एग्जांपल इलस्ट्रेट करते हैं हाउ द आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस आर पावरफुल टूल फॉर द कंट्रोल्ड सिंथेसिस ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विद द डिजायर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द प्रॉपर्टीज, ठीक है। Next part B, give the elementary steps and the rate expression mechanism for the inner sphere। inner sphere के लिए elementary steps या फिर rate expression mechanism आपको बताना है, ठीक है। द एलिमेंट्री स्टेप्स एंड द रेट एक्सप्रेशन स्टेप फॉर द इनर स्फीयर के लिए सबसे पहले फॉर्मेशन होता है एक प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स का। इसमें क्या होता है, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है जो कि लीव कर देती है ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट को, जो कि लिंक्ड है आपके ब्रिज लिगेंड के साथ, ठीक है। सेकंड, यहाँ पे एक्टिवेशन होती है प्रिकर्सर की और इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होती है। इसमें क्या होता है, जो एक्चुअल ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन का, जो कि फ्रीक्वेंसी अकम्पनाइज बाय द ट्रांसफर ऑफ द लिगेंड के थ्रू होगा। थर्ड वन इज द डिसोशिएशन टू द सेपरेटेड प्रोडक्ट। सेपरेटेड प्रोडक्ट से डिसोशिएशन होता है, जैसे कि इसमें इसका डिसोशिएशन आपको दिखाया गया है। जो हम ओवरऑल रिएक्शन है उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे जो K1 आपको दिखाया गया है, K1 जो होता है वो रेट लिमिटिंग फॉर्मेशन ऑफ द प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स, यूजुअली सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ब्रिजिंग लिगेंड फ्रॉम द H2O ऑन द रेड कार्बन, ठीक है, रेड कॉम्प्लेक्स के थ्रू। और यहाँ पे जो K3 होता है वो रेट डिटरमिनिंग होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर विद इन द कॉम्प्लेक्स या फिर फ्यूजन ऑफ द सक्सेसर कॉम्प्लेक्स। बोथ एक्सट्रीम गिव द सेकंड ऑर्डर, दोनों के दोनों क्या करते हैं, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स देते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द टू मेन फंक्शंस ऑफ द फेरेटिन। फेरेटिन के दो मेन फंक्शंस क्या हैं? एक्सप्लेन हाउ फेरेटिन स्टोर्स एंड रिलीज आयरन। फेरेटिन कैसे स्टोर किया जाता है और कैसे वो आयरन को रिलीज़ करता है। फेरेटिन जो होता है वो सर्व करता है टू क्रिटिकल रोल आयरन मेटाबॉलिज्म में। क्या दो क्रिटिकल रोल कौन कौन से? आयरन के स्टोरेज करवाता है और डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है। ये जो फंक्शंस होते हैं ये एसेंशियल होते हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द आयरन की होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए आयरन मेडिएटेड टॉक्सिसिटी को। फेरेटिन जो इसमें होता है, आयरन जो होता है, फेरेटिन के जो सीक्वेंसेस आयरन होते हैं वो
क्या होता है, इन अ सोलेबल नॉन टॉक्सिक फॉर्म मेकिंग इट अवेलेबल फॉर द सेलुलर प्रोसेस वेयर, जहाँ पे सेलुलर प्रोसेस में ज़रूरत है वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं. विदाउट फेरेटिन एक्सेस, फेरेटिन के बिना क्या होता है, एक्सेस आयरन कैन बी कैटलाइज द फॉर्मेशन. एक्सेस आयरन क्या करता है, कैटलाइज कर देता है फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल फ्री रेडिकल्स की थ्रू दी फेंटोन रिएक्शन के थ्रू, जो कि लीड करता है ऑक्सीडेटिव डैमेज टू दी सेलुलर कंपोनेंट, जैसे कि हमारे सेल के कंपोनेंट जैसे कि लिपिड, प्रोटीन और डीएनए को ये हार्म करवाएगा. ठीक है. आयरन, अब हम स्टोरेज की देखें तो आयरन की जो स्टोरेज होती है फेरेटिन के ओकर होती है, मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है. सबसे पहले इसमें क्या होता है, जो फेरस आयन Fe2 होता है ये एंटर करता है फेरेटिन के प्रोटीन के शेल में थ्रू दी स्पेसिफिक चैनल्स के थ्रू. जब ये एक बार अंदर चला जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, जो Fe2 है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है Fe3 में बाय दी फेरोक्सीडेज सेंटर्स विद दी फेरेटिन मॉलिक्यूल के थ्रू. यहाँ पे क्या होता है, जो Fe3 होता है देन प्रेसिपिटेट हो जाएगा विद दी हाइड्रोक्साइड एंड दी फॉस्फेट आयन के थ्रू, और ये फॉर्म कर देगा एक मिनरल कोर ऑफ दी फेरीहाइड्राइड का. ठीक है. विद इन द फेरेटिन शेल के विद इन द कोर कैन अकोम्पोनेट अप टू दी 4500 आयरन एटम्स थे. ये आपको इसमें शो करवाया गया. अब इसमें क्या होता है, जो रिलीज होता है आपका आयरन का फेरेटिन के थ्रू, ये ऑल्सो ये रेगुलेटरी प्रोसेस है. इसमें क्या होता है, ऑल्दो द एग्जैक्ट मैकेनिज्म जो होता है दैट इज़ नॉट फुली, हम उसे समझ नहीं सकते, मतलब सिंपल वे में यहाँ समझाया गया है. इसमें क्या होता है, जो प्रोसेस होती है बिगन होती है विद द रिडक्शन ऑफ द Fe3 इन दी फेरीहाइड्रेट कोर बैक टू, अब क्या हो जाएगी इसमें Fe3 जो था वो बैक टू Fe2 में वो हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. लाइकली फैसिलिटेटेड बाय रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू द्वारा किया जाता है, जैसे कि इसमें NaOH हो गया. अब इसमें क्या होता है, जो Fe2 है इज देन ट्रांसपोर्ट किया जाएगा आउट ऑफ द फेरेटिन शेल के बाहर निकाला जाएगा, पॉसिबली थ्रू दी सेम चैनल्स के थ्रू जैसे कि आयरन की अपटेक हुई थी वैसे ही. ठीक है. जैसे ही एक बार वो रिलीज हो जाता है उसमें Fe2 जो होता है वो क्या करता है, कैन बी यूटिलाइज फॉर वेरियस, हम उस Fe2 को बहुत सारे हमारे वेरियस सेलुलर प्रोसेसेस के लिए या फिर बाउंड टू द ट्रांसफरिन फॉर ट्रांसपोर्ट इन द, अब ये क्या करता है, या तो हम बहुत सारे सेलुलर प्रोसेस में उसको यूज़ कर सकते हैं या फिर ये बाउंड हो जाता है ट्रांसफेरिन के साथ, जिसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा हमारे ब्लड स्ट्रीम्स में. ठीक है. The regulation of iron release is influenced by factors such as in factors द्वारा influence जैसे cellular iron demand हो गई, redox state हो गई, या फिर presence of chelators हो गई. ठीक है. Part B give a brief account of the role of the साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज. साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज की ब्रीफ अकाउंट आपको देनी है. ठीक है. साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज जिसे हम कॉम्प्लेक्स 4 बोलते हैं, ये एक फाइनल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जो कि लोकेट किया जाता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के विद इन होता है. ये क्या करता है, प्राइमरी रोल इसका जो होता है वो कैटलाइज करना होता है रिडक्शन ऑफ द मोलिकुलर ऑक्सीजन का कैटलाइज करना होता है रिडक्शन ऑफ द मोलिकुलर ऑक्सीजन का वाटर में. ठीक है. अकॉर्डिंग टू विच द फॉलोइंग रिएक्शन. ठीक है. इस रिएक्शन, अब इसमें फर्दर फिर क्या हुआ, जो ये जो रिएक्शन होती है ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल होती है सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू. एज क्यों क्रूशियल होती है, क्योंकि ये अलाउ करती है सेल को टू एफिशिएंटली एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम द न्यूट्रिएंट, जो हमारे न्यूट्रिएंट है उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के लिए. साइटोक्रोम सी जो होती है ये ऑक्सीडाइज करती है, एक्सेप्ट करती है इलेक्ट्रॉन्स को एट अ टाइम फ्रॉम द साइटोक्रोम सी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर. ठीक है. अब इसमें जो एनर्जी होती है वो कंटेन करती है बहुत सारे रिडोक्स एक्टिव मेटल सेंटर्स, जो कि इंक्लूड करेगा हीम ए और हीम हे3 एंड कॉपर सेंटर Cu या Cu2, जो कि फैसिलिटेट करेगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन तक. ठीक है. इन एडिशन इस रोल के अलावा क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में क्या होता है, जो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज है ये फंक्शन करता है प्रोटॉन टू पंप की तरह. इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं ऑक्सीजन को, यहाँ पे प्रोटॉन्स जो होते हैं वो ट्रांसलोकेट किए जाते हैं फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू द इनर मेम्ब्रेन स्पेस में. ठीक है. हर एक मॉलिक्यूल के लिए ऑक्सीजन रिड्यूस की जाती है. 4 प्रोटॉन्स जो होते हैं पंप होते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन. इसमें क्या होता है, जो प्रोटॉन पंपिंग होती है वो कंट्रीब्यूट करेगी टू दी इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, जिसे हम लोग प्रोटॉन मोटिव फोर्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि यूज़ की जाती है एटीपी सिंथेसाइज प्रोड्यूस करने के लिए, एटीपी के प्रोडक्शन के लिए. देयरफॉर क्या हुआ, जो साइटोक्रोम सी है ऑक्सीडाइज करती है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज है ये एक एसेंशियल रोल प्ले करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में. द टू की प्रोसेस दैट जनरेट अ मेजर, दोनों में क्या बन रहा था, एटीपी बन रहा था एरोबिक ऑर्गेनिजम्स के लिए. ठीक है.
Inhibition or the dysfunction of the cytochrome C oxidase can lead to the severe energy deficit and the cellular damage. एनर्जी डेफिशिएंट और सेलुलर डैमेज लीड कर देगा अगर इनकी माल फंक्शनिंग होगी साइटोक्रोम सी की तो, ठीक है. नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ साइटोक्रोम P450 इन द ड्रग मेटाबॉलिज्म. ड्रग मेटाबॉलिज्म में P450 का क्या रोल है. साइटोक्रोम P450 को हम CYP450 भी बोलते हैं. ये एक एंजाइम है दैर सुपर फैमिली ऑफ दी. ये क्या करती है, एक एंजाइम है जो कि सुपर फैमिली है हीम कंटेनिंग मोनो ऑक्सीडेज दैट प्ले अ क्रिटिकल रोल, जो कि ड्रग मेटाबॉलिज्म में क्रिटिकल रोल प्ले करता है. प्राइमरली ये लोकेटेड होता है लीवर में, लेकिन बट ये हमारे बहुत सारे और टिश्यूज में भी पाया जाता है. ये जो एंजाइम होते हैं ये कैटालाइज करते हैं ऑक्सीडेशन को ऑफ अ वाइड वेराइटी ऑफ स्ट्रक्चरली डाइवर्स कंपाउंड्स, जो कि इंक्लूड करता है ड्रग हो गया, टॉक्सिन्स हो गए, या फिर एंडोजीनस सब्सटेंसेस जैसे कि स्टीरॉइड्स या फिर फैटी एसिड्स हो गए, ठीक है. जो प्राइमरी फंक्शन होता है CYP450 एंजाइम का इन ड्रग मेटाबॉलिज्म में, प्राइमरी फंक्शन ये होता है, ये इंक्रीज करता है वाटर सोलिबिलिटी ऑफ द लाइपोफिलिक ड्रग्स की वाटर सोलिबिलिटी को इंक्रीज करेगा, देयर बाय फैसिलिटेट करेगा इसका एक्सक्रीशन फ्रॉम द बॉडी से इसका एक्सक्रीशन फैसिलिटेट करता है. दिस इज अचीव थ्रू द फेस 1 मेटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू ये अचीव किया जा सकता है, जो कि टिपिकली इन्वॉल्व करेगा एडिशन और द एक्सपोजर ऑफ द पोलर फंक्शनिंग ग्रुप, जैसे कि OH हो गया, COH हो गया, NH2 हो गया, टू द ड्रग मोलिक्यूल को, ठीक है. कॉमन जो रिएक्शन जो कैटालाइज की जाती हैं C4P450 के द्वारा वो इंक्लूड करती हैं हाइड्रोलाइलेशन, एपोक्सीडेशन, डीएल्किलेशन या फिर डीएमिनेशन, ठीक है. यूजिंग द जेड स्कीम यूज करके एक्सप्लेन करना है मेन स्टेप्स इन फोटोसिंथेसिस अलोंग विद सुटेबल रिएक्शंस के थ्रू जो मेन स्टेप्स थे फोटोसिंथेसिस के वो एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है. जो जेड स्कीम होता है फोटोसिंथेसिस में वो डिस्क्राइब करता है एनर्जी फ्लो का वाटर से NADPH के थ्रू इन दी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ऑर्गेनिजम्स में, प्राइमरली प्लांट हो गया, एल्गे हो गया या साइनोबैक्टीरिया हो गया. ये इन्वॉल्व करेगा दो फोटोसिस्टम जिसे हम PS2 या फिर PS1 के नाम से जानते हैं, जो कि वर्क करता है सीरीज में टू हार्शन करने के लिए लाइट एनर्जी को ड्राइव करने के लिए इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को, ठीक है. इसमें स्टेप 1 क्या होता है, लाइट एब्जॉर्प्शन एंड दी एक्साइटेशन इन दी PS2, ठीक है. इसमें क्या होता है, PS2 एब्जॉर्व कर लेगा लाइट एनर्जी को, एक्साइट हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन पिगमेंट मोलिक्यूल में P680 में, ठीक है. अब यहाँ पे क्या होती है, जो एक्साइटेशन होती है बूस्ट करती है इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल में, जो P680 प्लस HV हो गया, ठीक है, जो कि रेडिएशंस. मतलब स्टेप 2 में क्या हो गया, चार्ज सेपरेशन हो गया या वाटर ऑक्सीडेशन हो गई. जो एक्साइटेड स्टेट थी P680 स्टार, मतलब ये ट्रांसफ़र कर देती है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को टू एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, क्रिएटिंग P680 प्लस बना देगा. P680 प्लस एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट और रिपल्शन इन इलेक्ट्रॉन बाय ऑक्सीडेशन वाटर थ्रू दी वाटर इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू, ठीक है. नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द PS2 टू दी प्लेस्क्विनोन, ठीक है. इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र किया जाता है पास डाउन होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, जो कि इंक्लूड करेगा ये PQ जो होता है वो एक्सेप्ट करेगा दो इलेक्ट्रॉन को, दो प्रोटॉन को स्ट्रोमा फ्रॉम द स्ट्रोमा से, और ये बन जाएगा ये. नेक्स्ट वन स्टेप है साइटोक्रोम B6F की फॉर्मेशन. इसमें क्या होता है, डिफ्यूज़ कर देता है थ्रू दी थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के थ्रू, डिफ्यूज़ हो जाएगा टू दी साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में. जो कॉम्प्लेक्स है ये ट्रांसफ़र कर देता है इलेक्ट्रॉन को एंड पंप करेगा प्रोटॉन को स्ट्रोमा में थाइलेकोइड ल्यूमेन में, जो कि क्रिएट कर देगा एक प्रोटॉन ग्रेडियंट. नेक्स्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी ट्रांसफ़र होता है PS1 एंड लाइट एब्जॉर्प्शन से. इसमें क्या होता है, साइटोसिन जो होता है, प्लास्टोसिन जो होता है, ये कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होता है, ये कैरी करेगा इलेक्ट्रॉन को PS1 में. PS1 एब्जॉर्व करेगा लाइट एनर्जी को एंड एक्साइट कर देगा इलेक्ट्रॉन को पिगमेंटेड मोलिक्यूल P700 में, ठीक है. स्टेप 6 में क्या किया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र किया गया FD में, ठीक है. जहाँ पे जो एक्साइटेड P700 स्टार था ट्रांसफ़र कर देगा हाई एनर्जी को फेरोक्सिडीन में. अब नेक्स्ट वन रिडक्शन हो जाएगा यहाँ पे NADP प्लस का NADPH में. यहाँ पे क्या होता है, फेरोक्सिडीन जो था ट्रांसफ़र कर देगा इलेक्ट्रॉन को टू द एंजाइम फेरोक्सिडीन NADPH प्लस रिड्यूस कर देगा रिड्यूस कर देगा NADP प्लस को NADPH में. ये जितने भी स्टेप्स हैं ये इस रिएक्शंस के थ्रू आपको दिखाए गए हैं, इसमें क्या क्या हुआ, ठीक है.
NADPH आपका फाइनल स्टेप होता है। इसमें क्या होता है, ATP की जनरेशन हो जाएगी प्रोटॉन ग्रेडियंट के थ्रू, एक्सटेब्लिश हो जाएगी थैलाकोइड मेम्ब्रेन में, इज़ यूज्ड इन दी, इसको हम कैल्विन साइकिल में यूज़ कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन के लिए या फिर शुगर की सिंथेसिस के लिए। ओवरऑल जो जेट स्कीम है इफेक्टिवली कन्वर्ट कर देती है हाई एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ NADPH एंड ATP वाइल रिलीजिंग द ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट के फॉर्म पे ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज की जाती है। नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन हाउ द ज़ैंथीन इज ट्रांसफर टू यूरिक एसिड। यूरिक एसिड ज़ैंथीन जो होता है वो कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है यूरिक एसिड में। ज़ैंथीन क्या करता है, ज़ैंथीन जो होता है वो ऑक्सीडाइज करता है। ज़ैंथीन ऑक्सीडाइज जो होता है ये एक एंजाइम होता है जो कि कैटालाइज करेगा ऑक्सीडेशन ऑफ दी हाइपोज़ैंथीन टू दी ज़ैंथीन और फर्दर कैटालाइज करेगा ऑक्सीडेशन ऑफ दी ज़ैंथीन टू द यूरिक एसिड। हाइपोज़ैंथीन से ज़ैंथीन बना, ज़ैंथीन से यूरिक एसिड बना, ठीक है। इन द फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो हाइपोज़ैंथीन होता है ये ऑक्सीडाइज किया जाता है एट द सिक्स पोजीशन पे ये फॉर्म करता है ज़ैंथीन, जहाँ पे जो विद द एंजाइम यूजिंग द वाटर एंड द ऑक्सीजन एज अ सबस्ट्रेट के तौर पे वाटर और ऑक्सीजन को यूज़ करके प्रोड्यूस करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज ए बाय प्रोडक्ट के तौर पे, ठीक है। इसमें क्या होता है, सब्सिक्वेंटली ज़ैंथीन ऑक्साइड जो होते हैं कैटालाइज कर देगी ऑक्सीडेशन ऑफ ज़ैंथीन को एट दी सेकेंड पोजीशन और प्रोड्यूस कर देगी यूरिक एसिड, ठीक है। अगेन यूजिंग द वाटर एंड द ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग द दोबारा वाटर और ऑक्सीजन यूज़ किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, ठीक है। जो ओवरऑल प्रोसेस होती है इन्वॉल्व करते हैं दो सीक्वेंशियल ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैटलाइज बाय द सेम एंजाइम कन्वर्टेड हाइपोज़ैंथीन टू ज़ैंथीन देन ज़ैंथीन इनटू द यूरिक एसिड, ठीक है। Next one is which metal ion is present in the carboxypeptidase, which one other metal ion it can be replaced, explain the effect of the metal change, ठीक है। कौन सा मेटल आयन प्रेजेंट होता है कार्बोक्सीपेप्टाइडेस में और कौन सा दूसरा मेटल जो होता है, हम कार्बोक्सीपेप्टाइडेस को हटा के कौन सा दूसरा मेटल यूज़ कर सकते हैं और उसके इफेक्ट एक्सप्लेन करना है। कार्बोक्सीपेप्टाइडेस जो है ये एक मेटल एंजाइम है जो कि कंसिस्ट करता है एक जिंक आयन एक्टिव स्टेट में क्रूशियल होता है जो कि फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। ये जो जिंक आयन होता है ये टेट्राहेड्रली कोऑर्डिनेट किया जाता है अमीनो एसिड रेसिड्यूज के, जो कि टिपिकली इंक्लूड करेंगे हिस्टिडीन और ग्लूटामेट, ठीक है। यहाँ पे जो जिंक आयन होता है रोल होता है वो क्या होता है, पोलराइज करता है ये कार्बोनिल ग्रुप को ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड को बीइंग क्लीव्ड एंड टू स्टेबल द ट्रांजिशन स्टेट ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस, ठीक है। वाइल जहाँ पे जिंक क्या करेगा, नेटिव मेटल आयन होता है रिप्लेस कर देता है बाय अदर डाइवेलेंट आयन द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है, जैसे कि मरकरी में Ag+2 हो गए, कोबाल्ट CO+2, मैंगनीज Mn+2, कैडमियम Cd+2। हावेवर जो इफेक्ट होते हैं सब्सटीट्यूशन के ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली वेरी करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ, मरकरी का क्या रोल है, मरकरी रिप्लेस कर देता है जिंक को विद दी मरकरी टिपिकल लीड करेगा सिग्निफिकेंट इनहिबिशन और द कंप्लीट लॉस ऑफ द एंजाइमेटिक एक्टिविटी पे, ठीक है। फर्दर इसमें क्या हो गया, वही है मरकरी हाई एफिनिटी होती है सल्फर कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स के साथ, सब ए रीड कर लेना। देन नेक्स्ट वन अगर हम कोबाल्ट की बात करें, इसमें क्या होता है, कोबाल्ट क्या करता है, सब्सटीट्यूट कर देता है जिंक विद द कोबाल्ट कैन समटाइम रिटेन करता है सिग्निफिकेंटली एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ऑल्दो ये क्या करता है अल्टर कर देता है काइनेटिक्स प्रोसेस को, ठीक है। मैंगनीज की बात करें, मैंगनीज रिप्लेस करता है जिंक को, मैंगनीज में यूजुअली रिजल्ट इन द रिड्यूस्ड एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। कैडमियम Cd+2 की बात करें, ये क्या करता है, कैडमियम सब्सटीट्यूशन जनरली लीड करता है डिक्रीज या फिर एबोलिस्ड एक्टिविटी को। कैडमियम जो होता है वो टॉक्सिक होता है, डिस्टर्ब कर सकता है एंजाइमेटिक स्ट्रक्चर को सिमिलर टू द मरकरी के जैसा, ठीक है। अब समरी की देख लेते हैं, जबकि दूसरे जो मेटल होते हैं वाइल अदर मेटल कैन रिप्लेस जिंक इन कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है वो यूजुअली कंप्रोमाइज़ की जा सकती है, लेकिन मरकरी जो होता है पर्टिकुलरली यहाँ पे डिसरप्टिव होता है ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू इंड्यूस दी सिग्निफिकेंट कन्फर्मेशन चेंज, वाइल जहाँ पे जो दूसरे आयंस थे जैसे कोबाल्ट और मैग्नीशियम अलाउ कर सकते हैं सम रेसिडुअल एक्टिविटी विद अल्टर्ड प्रॉपर्टीज़ के साथ। यहाँ पे जो स्पेसिफिक फैक्टर डिपेंड करता है मेटल आयन केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसकी इंटरेक्शन विद द एंजाइम एक्टिव साइट के साथ।
seventh question, that is your last question, part A, giving suitable example briefly explain the role of the metal ion in the protein RNA interaction. suitable example के साथ अब briefly explain करना है क्या रोल है मेटल आयन का प्रोटीन RNA इंटरेक्शन में. ठीक है, जो मेटल आयन है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं स्टेबलाइज करने के लिए स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए को और मेडिएट करने के लिए इंटरेक्शन बिटवीन प्रोटीन, मतलब प्रोटीन और आरएनए के बीच में इंटरेक्शन के लिए. जो इंटरेक्शंस होती हैं ये वाइटल होती हैं बहुत सारी हमारे सेलुलर प्रोसेस के लिए, जैसे कि आरएनए की फोल्डिंग के लिए, स्प्लाइसिंग के लिए, ट्रांसलेशन के लिए और रेगुलेशन के लिए जीन एक्सप्रेशन को. ठीक है, फर्स्ट वन की बात करें स्ट्रक्चरल स्टेबलाइजेशन ऑफ द आरएनए. इसमें क्या होता है, मैंगनीज जो होता है, जो आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं स्वेट बैक बॉन्डिंग की प्रेजेंस के कारण, लीडिंग जिससे क्या करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन हो जाती है दैट कैन डीस्टेबलाइज, जो कि डीस्टेबलाइज कर सकता है स्ट्रक्चर को. ठीक है, इसमें जो मैग्नीशियम आयन होते हैं डाइवेलेंट कैटायन होते हैं, तो ये क्या करेंगे इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज कर देते हैं नेगेटिव चार्ज को और स्टेबलाइज कर देंगे फोल्डेड आरएनए के स्ट्रक्चर को. एग्जांपल देखें तो इसमें देखो राइबोसोम्स में क्या होता है, जो एमएन आयन होते हैं वो एसेंशियल होते हैं मेंटेन करने के लिए टर्सरी स्ट्रक्चर राइबोसोमल आरएनए का, जो कि क्रिटिकल होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए. ठीक है, अब इसमें जो Mn+2 आयन है वो हेल्प करेंगे कंपैक्ट करने के लिए आरआरएनए को, जो कि अलाउ करेगा कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन 3D स्ट्रक्चर में, जो कि फंक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है. दूसरे डाइवेलेंट कैटायन की बात करें तो कैल्शियम हो गया, मैंगनीज हो गया, Ca+2, Mn+2, ये भी स्टेबलाइज कर सकते हैं आरएनए के स्ट्रक्चर को, जबकि जो Mn+2 होता है ये मोस्ट फिजियोलॉजिकली ज़्यादा रेलिवेंट होता है. नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट मेडिएशन ऑफ दी. अब डायरेक्ट मेडिएशन है प्रोटीन आरएनए इंटरेक्शन की. इसमें क्या होगा, देखो इसमें आपके जिंक यूज़ किया गया है, Zn+2 और आयरन यूज़ किया गया है. जिंक क्या करता है, फिंगर करता है प्रोटीन आर. दी क्लासिकल एग्जाम्पल होते हैं जो कि मेटल आयन को डायरेक्टली मेडिएट कर देते हैं प्रोटीन आरएनए रिएक्शंस में. ठीक है, ठीक है, इसमें आयरन की बात करें तो आयरन इन्वॉल्व करेगा आरएनए की बाइंडिंग प्रोटीन में और आयरन की रेगुलेटरी प्रोटीन में RPA1 में. ठीक है, नेक्स्ट हमारा इनडायरेक्ट मेडिएशन ऑफ द प्रोटीन आरएनए इंटरेक्शन होता है. इसमें बेसिकली सोडियम या फिर पोटेशियम और सोडियम होता है. इसमें जो मोनोवैलेंट कैटायन होते हैं जैसे कि पोटेशियम और सोडियम, ये एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए चार्ज ऑफ द आरएनए बैकबोन को, जो कि इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगा द बाइंडिंग ऑफ द प्रोटीन टू आरएनए में. ठीक है, पार्ट बी, नेम एनी two main group metal and any four transition metal that are required for the normal biological function in human. दो मेन ग्रुप मेटल और 4 ट्रांजिशन मेटल्स के नाम बताओ जो कि रिक्वायर्ड है नॉर्मल बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए ह्यूमंस में. ठीक है, अगर मेन ग्रुप एटम्स की बात करें तो उसमें आपका सोडियम है और मैग्नीशियम है, और 4 ट्रांजिशन मेटल की बात करें तो उसमें आपका आयरन आ गया, जिंक आ गया, कॉपर आ गया और मैंगनीज आ गया. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ वेयर इज़ कॉपर मेनली लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में कॉपर मेनली कहाँ पे लोकेटेड होता है, रीजंस बताइए. कॉपर जो होता है मेनली हमारे लीवर में, ब्रेन में, किडनी में, हार्ट में और स्केलेटल मसल्स में लोकेटेड होता है. ठीक है, अब एक एक की बात करते हैं. जो लीवर होता है, लीवर प्राइमरी स्टोरेज होता है और रेगुलेटरी ऑर्गन होता है कॉपर का. ठीक है, ये प्ले करता है एक सेंट्रल रोल कॉपर मेटाबॉलिज्म में, जो कि इनकॉपरेट करता है कॉपर को इनटू सेरुलोप्लास्मिन. सेरुलोप्लास्मिन क्या है, ये मेजर कॉम्प्लेक्स कॉपर ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन होता है जो कि ब्लड तक ट्रांसपोर्ट करता है या फिर दूसरे टिश्यूज तक भेजता है. नेक्स्ट वन इज आवर ब्रेन. ब्रेन जो होता है इसमें जो कॉपर होता है वो इज एसेंशियल फॉर द वेरियस बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस के लिए एसेंशियल होता है. ये इन्वॉल्व करेगा न्यूरोट्रांसमीटर की सिंथेसिस को, जैसे कि डोपामीन हो गया या फिर नोरेपिनेफ्रिन हो गया, एंड इन द फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम जैसे कि साइटोक्रोम सी ऑक्साइडेज एंड विच इज क्रिटिकल फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन इन द न्यूरॉन्स में. ठीक है, किडनी की बात करें तो किडनी क्या करती हैं, किडनी हेल्प करती हैं रेगुलेट कराने के लिए कॉपर की लेवल्स को बॉडी में कॉपर की लेवल्स को ये रेगुलेट कराती हैं बाय क्या करती हैं, अगर हमारे बॉडी में कॉपर की लेवल ज़्यादा हो जाती हैं तो एक्सक्रीट करवा देती हैं यूरिन के थ्रू एक्सेसिव कॉपर को. दिस ऑल्सो कंटेन एंजाइम दैट यूटिलाइज कॉपर फॉर द बॉडी. ठीक है, फॉर द फंक्शन. हार्ट की बात करें तो कॉपर जो होता है इंपॉर्टेंट होता है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग हमारे हार्ट के लिए. ये क्या करता है, ये इट इज़ अ को फैक्टर ऑफ द एंजाइम जो कि इन्वॉल्व होते हैं मेंटेन करने के लिए इलास्टिसिटी ऑफ द बॉडी वेसल्स एंड द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द कार्डियक टिश्यूज़ में. ठीक है,
स्केलेटल मसल्स की बात करें तो कॉपर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए और मेंटेन करने के लिए मसल के टिश्यूज़ को, ठीक है। ये सपोर्ट करेंगे फंक्शन ऑफ द एंजाइम जो कि इन्वॉल्व करेगा सेलुलर रेस्पिरेशन या फिर एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस को, ठीक है। कॉपर जो होता है यह रिक्वायर्ड किया जाता है और प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेलुलर क्रिटिकल एंजाइम्स, बहुत सारे क्रिटिकल एंजाइम्स की फंक्शनिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि हमने देखा था सेरुलोप्लास्मिन हो गया या फिर साइटोक्रोम सी ऑक्साइडेस हो गया। सेरुलोप्लास्मिन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है कॉपर को ब्लड में एंड हैज़ इसमें फेरोक्साइडिस एक्टिविटी होती है जो कि इंपॉर्टेंट होती है आयरन के मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है। साइटोक्रोम सी ऑक्साइडेस क्या करेगा, एनर्जी, ये एसेंशियल होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। नेक्स्ट एंजाइम हमारा है सुपर ऑक्साइडेस डिसम्यूटेस। इसमें ये एक ऑक्सीडेंट एंजाइम होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है सेल को ऑक्सीडेटिव डैमेज से, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हमारा है लाइसिल ऑक्साइडेस। ये क्या रिक्वायर होता है क्रॉस लिंकिंग के लिए कोलेजन और इलास्टिन की, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू के साथ। नेक्स्ट वन इज हमारा डोपामिन बी हाइड्रोक्सिलेस है। ये इन्वॉल्व होता है सिंथेसिस ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे कि हमारा नॉन एपिनेफ्रिन या फिर एपिनेफ्रिन हो गया, ठीक है। Because of its involvement in these diverse and the critical function, copper is distributed throughout the body with high concentration in the organ that plays key role in the metabolism, storage and the utilization. ठीक है? Thank you. Please like, share and subscribe Beaker Buddies.